प्रोग्राम। एक आज का जो सब्जेक्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कोर्ट है उसमें बोलते हैं कि जिसका झगड़ा है, फसाद है, वही लोग जाते हैं। और ये झगड़ा फसाद का कभी अंत होगा कि नहीं, इस बातों को मतलब दोहराया जाता बार बार। कि मराठी में कहते हैं कोर्टाची पायरी चढ़ू नये, हिंदी में भी कहते हैं कि अदालत में जाओगे तो हो सकता है कि बुढ़ापे में आपको सेटलमेंट ही करनी पड़ेगी। तो इसका करे क्या? तो क्या कानून इतना पेचीदा है कि उसमें कुछ भी मतलब इसके बारे में प्रावधान नहीं है कि हम सेटलमेंट कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ ऑफेंसेस हैं, कुछ गुनाह जो छोटे मोटे गुनाह है जिससे समाज पर बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और प्राइवेट नेचर के, सिविल नेचर के है, ये छोटे मोटे केस है जिसमें आपस के पड़ोसी के झगड़े हो गए, घर वालों के आपस में झगड़े हो गए, उन लोगों के झगड़ों को ऐसा प्रावधान है कानून में कि वो समझौता किया जा सकता है। उसी को अंग्रेजी में कहेंगे कंपाउंडिंग या कॉम्प्रोमाइज। तो सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी बहुत इजी है। अगर आप पढ़ लेंगे, जो कानून के बोलते प्रोफेशन में नए आए तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात सेक्शन 320 सीआरपीसी की है कि अगर इसमें आपका झगड़ा छोटा मोटा है तो या तो कोर्ट की परमिशन है, और या फिर विदाउट कोर्ट परमिशन भी, मतलब पार्टीज आपस में भी कर सकती है। लेकिन कई गुनाह ऐसे भी है जिसमें कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन कोर्ट नॉर्मली परमिशन दे देती है। अक्सर छोटा मोटा गुनाह है। एक जजमेंट मुझे ऐसा मिला है जिसमें कोर्ट ने अलाउ नहीं किया था, जबकि दोनों पार्टी आपस में सहमति से उस मामले को रफा दफा करनी चाहती थी। तो सेक्शन 320 सीआरपीसी को एक एकदम सिंपली समझ लीजिएगा, इट इज अबाउट कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंसेस। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आप उसको समझौता कर सकते हैं। आप आपस में, मराठी में कहेंगे प्रकरण मिटवायचे है, और हिंदी में कहेंगे कि हमने आपस में समझौता कर लिया, हमको अब आगे झगड़ा नहीं बढ़ाना है, और हमने एक दूसरे को माफ कर दिया, हम लीगली प्रोसीड नहीं करेंगे। कई बार इसमें ऐसा होता है कि अगर किसी का कुछ नुकसान हुआ है तो रिम्यूनरेशन भी दे जाता है, लेकिन कोर्ट उस चीज का कभी पार्टी नहीं होता है। कई बार ऐसा भी केस और काउंटर केस होता है। उन्होंने भी केस किया है और उन्होंने भी केस किया है, दोनों पक्षों ने आपस में एक दूसरे पर केस किया है, तो दोनों का कोर्ट में खर्चा होता है। तो ऐसे समय में वो करेंगे क्या? वो सोचते हैं कि हम लोग आपस में सेटलमेंट करें। उसको बोलते हैं केस एंड काउंटर केस, क्रॉस केस भी बोलते हैं क्रिमिनल की भाषा में। तो क्रिमिनल कोर्ट की प्रैक्टिस में जब भी केस एंड क्रॉस केस होता है तो दोनों वकील कोशिश करते हैं, इवन कोर्ट कोशिश करते हैं कि दोनों आपस में सेटलमेंट कर ले। इसका फायदा ये होता है कि कोर्ट का वक्त बचता है, पार्टीज आपस में सेटलमेंट करके फ्यूचर के लिए उनके मन में कोई हेट्रेड नहीं होती है, और वो लोग अपने रोज के जीवन को जी सकते हैं। तो सेक्शन 320 सीआरपीसी बहुत ही आसान है। यहाँ पर हम एक और कोशिश करेंगे समझने की कि सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये कोर्ट का प्रोसीजर कैसे होगा क्रिमिनल कोर्ट का, उसके बारे में है। तो जब भी आपको अगर कभी ऐसा परेशानी हो कि कोर्ट का प्रोसीजर क्या है क्रिमिनल कोर्ट्स का, तो आपको सीआरपीसी पढ़ना है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ना है। एविडेंस एक्ट, ये सिविल को भी लगेगा, क्रिमिनल को भी लगेगा। और इंडियन पिनल कोड में किस प्रकार के ऑफेंसेस, स्पेशल एक्ट्स भी बहुत है, चेक बाउंसिंग जैसे 138 है, पॉक्सो एक्ट है, छोटे बच्चों पर अगर अत्याचार हो रहा है। लेकिन जो इंडियन पिनल कोड है वो अपना बोलेंगे कि मेजर एक्ट है। तो इस ये सब आपको पता होना चाहिए कि सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड है, और एविडेंस एक्ट है। ये चारों एक्ट अगर आपके बहुत अच्छे, आपका बेस अच्छा है, तो आपको प्रैक्टिस में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। नाउ कमिंग बैक टू हमारा जो सब्जेक्ट है आज का, कि 320 सीआरपीसी में कौन से गुनाह है जो हम मतलब कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो कुछ इनको हम देख लेते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जब भी ये देखेंगे कि जो गुनाह है मोस्टली वो छोटे नेचर के हो, जिसमें ज्यादा उनको किसी को परेशानी नहीं हो, समाज पे उसका इम्पेक्ट नहीं हो। तो अगर आपने किसी को रिलीजियस फीलिंग्स किसी को बोल दिया कि आपका धर्म अच्छा नहीं है, कुछ ऐसी छोटी मोटी बात कर दिए, तो सेक्शन 298 है। कुछ छोटा मोटा हर्ट हो गया, 323 334, जिसको आपने हर्ट कर दिया। अब हर्ट का मतलब है वो फिजिकल भी हो सकती है जो आगे आएगी 325 में, 324 में, लेकिन वो परमिशन से होती है। लेकिन 320 के दो पार्ट है, 321 भी देख लीजिए और 2 भी देख लीजिए, फॉर कॉम्प्रोमाइजिंग। तो कुछ उनको हर्ट कर दिया, आपने कुछ ऐसी भाषा बोल दी जिसकी वजह से वो परेशान हो गए, या फिर किसी आदमी को आपने कन्फाइन कर दिया, आपने बहुत समय तक उसको घर में अपने इलीगली
ऐसे बहुत सारे सेक्शन है। या फिर किसी के घर में आप जबरदस्ती घुस गए जब आपने परमिशन नहीं दी है, सेक्शन 447 देख लीजिए इंडियन पिनल कोड का। किसी के हाउस ट्रेसपास, कोई महिला घर में अकेली है और आप जाके वहां आपने उनको डराना शुरू कर दिया, ऐसे समय आप, ये कोई छोटा बच्चा अकेला है और आपको परमिशन नहीं है उनके घर में जाने का, तो आप नहीं जा सकते। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, 491 है। एडल्टरी ऑफ कोर्स अब निकल चुका है, अब एडल्टरी इज नो मोर ऑफेंस अंडर इंडियन पिनल कोड, और 498 है। लेकिन 498 ये 498 ए नहीं है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। डिफेमेशन है, जैसे किसी के बारे में कुछ, डिफेमेशन ये प्राइवेट नेचर हो गया, आपस में मैंने कुछ सोसाइटी में कुछ ऐसा लेटर सर्कुलेट कर दिया कि फला फला आदमी ऐसा कर रहा है, अब उसकी मैंने बदनामी कर दी, लेकिन बाद में हम दोनों का समझौता हो गया, तो हम समझौता कर सकते हैं। फिर हो सकता है कि कोई ऐसा मैंने कुछ प्रिंटिंग, ग्रेविंग, एनग्रेविंग मैटर कुछ ऐसा लिख दिया, नोविंग, मुझे मालूम है कि डिफेमेटरी है, कुछ दीवार पे आपने कुछ गलत चीज लिख दी है, या फिर किसी का इंसल्ट कर दिया, ये छोटे मोटे गुनाह है फिर जिसके बारे में आपको जरूरत नहीं है। अब आएंगे लेकिन ये जो इसमें है, इसमें हमको कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं, हम लोग आपस में कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसे थोड़े गुनाह जो इससे थोड़ी ज्यादा सीरियस है, वो है सेक्शन 320 ब्रैकेट में 2 आएगा, उसका सब सेक्शन 2 है। जैसे 324 आपने किसी को हर्ट कर दिया वेपन से, या 325 फ्रैक्चर हो गया, आपने किसी को मुक्का जड़ दिया, वो फ्रैक्चर हो गया, किसी को धक्का मार दिया, उनको फ्रैक्चर हो गया, या फिर किसी को सडन प्रोवोकेशन, हमने इस तरह से उनको गाली गलौज की या इस तरह से उकसाया कि उन्होंने हमको हर्ट किया, तो या मतलब किसी को हमने जानबूझकर किसी को उकसाना भी गलत है। या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें, 338 है, बाय डूइंग एन रैशनल नेग्लिजेंटली, जैसे एक्सीडेंट केसेस में कहूंगी मेनली। अगर मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में देखा है, जब हम लोग स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते थे, मैं 4-5 साल की स्टार्टिंग की बिगनिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ, मोस्टली जो एक्सीडेंट केसेस होते थे वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते थे, क्योंकि वो लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। एक्सीडेंट केस ये नहीं कि जानबूझ के किया जाता है, एक्सीडेंट का वर्ड ही दुर्घटना है, जहाँ जो जानबूझ करने की जाती है वो किसी की भी गलती से हो सकती है, वो वाहन चलाने वाले की गलती से भी हो सकती है, या फिर जो आदमी रोड क्रॉस कर रहा है, या फिर जो पथ पे चल रहा है उसकी, वो बच्चा है भाग गया और गाड़ी वाला कंट्रोल नहीं कर पाया, ऐसे समय भी हो सकती है। या फिर हमने किसी व्यक्ति को 2-3 दिन घर से बाहर नहीं जाने दिया, अब वो मेजर भी हो सकता है, लेकिन वो ये भी हो सकता है कि हमने उसको बहुत समय के लिए रखा, तो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस है। या फिर किसी वुमेन का 354 है, असॉल्टेड टू हुम द क्रिमिनल फोर्स वाज यूज्ड, किसी का अपमान, लेकिन 354 अब इतना आसान नहीं रहा है, ये कई जगह नॉन अवेलेबल हो चुका है, तो बहुत डिफिकल्ट है, और अब तो बहुत सारे स्टेट्स में नॉन अवेलेबल हो चुका है। खास करके मैं दिल्ली की बात करूंगी, वहां पर निर्भया के होने के बाद इसको नॉन अवेलेबल कर दिया गया। फिर चोरी हो गई छोटी मोटी, कई बार हमारे घर में काम वाली होती है, या हमारे ऑफिस में कोई छोटा क्लर्क है या फिर प्यून है, उससे अगर कोई चोरी हो गई और लेकिन डज नॉट एक्सीड 250 रुपीज, तो ऐसे समय में छोटी मोटी चोरी के समय में भी इसको ये किया जा सकता है, जबकि चोरी के गुनाह में सजा 3 साल की है मैक्सिमम, फिर भी इसको कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन ऐसे चीजों में कोर्ट का परमिशन लगेगा। आपने देखा होगा जो पार्ट 1 है 320 का, उसमें ये कहा गया है कि गुनाह इतना सिविल, मतलब थोड़ा सिविल नेचर का, ज्यादा इसको क्रिमिनल में आता है, फिर भी आपस की झड़प है, छोटा मोटा झगड़ा है। लेकिन अगर आप पार्ट 2 देखेंगे तो इसमें परमिशन मांगी गई कोर्ट की, जैसे किसी वुमेन पे है, किसी वुमेन पे आपने क्रिमिनल फोर्स यूज किया है, या फिर किसी चोरी चकारी की बात है, ये सब बातें एक्सीडेंट केसेस है जो काफी सीरियस भी है। कई बार एक्सीडेंट केसेस में ऐसे नहीं कि कॉम्प्रोमाइज अलाउड किया जाता है, अगर शराब पी रखी है तो इतना आसान भी नहीं, एमवी मोटर व्हीकल एक्ट भी लगा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये छोड़ा हुआ है हमारे लिए प्रोविजन कि हम आपस में समझौता कर ले। इसका सबसे फायदा एक होता है कि हमने बताया कि जो पार्टीज होती है वो पीसफुली अपने घर जा सकती है, उनको कोर्ट में प्रोसीड नहीं करना है, उनका केस खत्म हो गया है। दूसरा एक इसका यह होता है कि जो कोर्ट पे अननेसेसरी बर्डन होता है इन मैटर्स का, जो मैटर अल्टीमेटली कई बार होता है कि सिविल नेचर के है, या फिर आपस में पड़ोसियों के मैटर है, बच्चों के बातों पर भी झगड़ा हो जाता है, ये आपस में मैटर्स मोस्टली सेटल हो जाते हैं, तो इस पे कोर्ट का जो पेंडिंग केसेस का भार है वो भी कम होता है। तो हमको एज ए लॉयर ये सेक्शन हमें पता होना चाहिए कि हम पार्टीज को एडवाइज करें कि अगर छोटा मोटा गुनाह है,
और छोटी सी बात है, तो क्यों ना हम इसको समझौता कर ले। अच्छा, समझौता कौन कर सकता है? आई विल गिव वन एग्जाम्पल। आपको पूरा 320 सीआरपीसी पढ़ना पड़ेगा टेबल, अगर आपका कोई सेक्शन उसमें बैठता है तो। आई विल गिव 1 और 2 एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ कि एक्सीडेंट केसेस है जो बहुत ही पॉपुलर। एक्सीडेंट केसेस में मोस्टली क्या होता है कि वो जानबूझकर नहीं किया जाता है, और ओवर द पीरियड वो व्यक्ति का उसका मेडिकल एक्सपेंसेस दे देते हैं। कई बार वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमें केस नहीं चलाना, या फिर एक्सीडेंट केसेस जानबूझकर नहीं, ओवर द इयर्स कुछ ना कुछ होके इनका या तो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन हो जाता है। लेकिन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन ये होता है कि उसको मेडिकल एक्सपेंसेस दे देते हैं, या उनका कुछ नुकसान हुआ, उन्होंने जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो अगर काम पर जा रहा है तो उसके 2 महीने उसने छुट्टी करी, 2 महीने वो हॉस्पिटल में रहा, तो खर्चा 2 महीने की सैलरी देकर, या जो भी आपस में समझौता होगा। लेकिन कोर्ट विल नेवर पार्टी टू दैट। अब वो उनको समझौता करके ये सारा पैसा दे देते हैं, और कोर्ट की परमिशन से इनको सेटलमेंट हो जाता है और केस विड्रॉ हो जाता है, और इट रिजल्ट्स इनटू एक्विटल। इसको ड्रॉपिंग ऑफ चार्जेस भी बोलते हैं। अच्छा, एक्सीडेंट केस में एक और चीज मैंने समझे, कार से एक्सीडेंट हुआ है और 2 लोगों को इंजरी हुई है, तो एक कंप्लेनेंट होगा और दूसरा कंप्लेनेंट नहीं होगा, वो इंजरी होगा। लेकिन एक्सीडेंट केस में जो कंप्लेनेंट है, मतलब जिसने फिरियाद करी है, और जो इंजर्ड हुआ है, उनको भी, अगर 3 लोग इंजर्ड, तीनों लोगों को कोर्ट के सामने लाना पड़ेगा, और उनका भी सिग्नेचर लगेगा एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आप कंपाउंडिंग करते हैं तो आप एफआईआर पढ़िए, चार्जशीट पढ़िए कि कितने लोग उस गुनाह की वजह से अफेक्ट हुए, उन सारों की परमिशन लगेगी। अगर पति पत्नी दोनों अफेक्टेड है, पूरा परिवार अफेक्टेड है, एक्सीडेंट केस का मैंने एग्जांपल दे दिया, 2 या 3 लोग को इंजरी हुई है आपके एक्सीडेंट करने की वजह से, आपके आरोपी के एक्यूज के एक्सीडेंट, तो ऐसे समय में उन तीनों चारों का ये लगेगा। या किसी की छोटी मोटी चीटिंग है, छोटी मोटी चोरी है, लेकिन उसका अमाउंट 250 है, ऑफकोर्स में अमेंडमेंट होना चाहिए। अब 250 अमाउंट कहने के लिए बहुत ही छोटी है, लेकिन चोरी चोरी होती है, भले वो 1 रुपए की हो लेजिस्लेशन का, लेकिन ये बहुत पुराना कानून है, धीरे धीरे इसमें बदलाव होगा। ये एक चीज हो गई। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, छोटे बच्चे को हमने पकड़ के, मतलब उसको क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ, या फिर उसको घर में इलीगली डिटेन कर दिया है, तो ऐसे समय में वो छोटा बच्चा तो 18 के नीचे है, मेजर नहीं है, तो ऐसे में उसका जो गार्जियन है, कॉम्पिटेंट जो भी पर्सन है, उसकी मदर फादर, अगर मदर फादर नहीं है ऐसे समय, तो उसके नाना नानी, दादा दादी, या फिर जो भी उसका गार्जियन है, वो भी उसकी तरफ से समझौता कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे व्यक्ति का एक्सीडेंट, या ऐसे व्यक्ति से के अगेंस्ट हमने गुनाह किया, हमारे आरोपी ने गुनाह किया है, जो लुनेटिक है, यानी अपना उनकी दिमागी स्थिति बराबर नहीं है, या फिर दिमागी स्थिति सही है लेकिन फिर भी वो डिसीजन लेने के पोजीशन में नहीं है, ऐसे समय में हो सकता है कि उनको उनकी तरफ से कौन करेगा। तो ऐसा पर्सन जो उनका रख रखाव कर रहा है, उनका गार्जियन है, लीगल गार्जियन है, तो गार्जियनशिप एक्ट भी बहुत आपको जानकारी रखनी चाहिए। तो वो वैसे लोगों से उनका फिर सेटलमेंट हो जाता है, लेकिन कोर्ट की परमिशन लेना जरूरी है। तो ये बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन क्या सेटलमेंट इतना आसान है? क्या मर्डर, हाफ मर्डर केसेस में सेटलमेंट होती है, रेप केसेस में सेटलमेंट होती है? तो ऐसे केसेस में कभी सेटलमेंट नहीं होती है। इस बारे में मैं छोटा सा एक मतलब ये कहना चाहूंगी कि सेटलमेंट सिर्फ ट्रायल कोर्ट में ही होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट में सेटलमेंट होती है। अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट से आगे वो सेशन कोर्ट में गया, सेशन कोर्ट जैसे ही हम सेशन कोर्ट का वर्ड यूज करते हैं तो वहां मैटर कमिट होते हैं, मतलब वो जो ट्रायल कोर्ट में जो कोर्ट मैटर नहीं चल रहे, जिसमें सजा ज्यादा होती है, वो मैटर सेशन कोर्ट में कमिट होते हैं। जैसे रेप और मर्डर में कॉमन एग्जांपल ले लेती हूँ, तो जब वो कमिट होते हैं तो वैसे मैटर वैसे भी सेटल नहीं होते, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें सजा का प्रावधान बहुत ही ज्यादा, और ये सीरियस नेचर का ऑफेंस है। रेप ये या मर्डर, हाफ मर्डर, ये सोसाइटी के अगेंस्ट ऑफेंस है, समाज के अगेंस्ट है, इसका इम्पेक्ट पूरे समाज पे होता है। तो ऐसे समय में इसको सेटलमेंट नहीं किया भी नहीं जा सकता, कोर्ट अलाउ भी नहीं कर सकता है। कुछ केसेस में अलाउ किया है, मैं ऐसे जजमेंट्स भी मैंने निकाले, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो जजमेंट्स क्या है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब मैटर छोटे मतलब मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होता है तो नेचुरली सजा 3 इयर्स बिलो होगी, कई बार 7 इयर्स से भी ज्यादा होती है। 320 उसमें जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, लेकिन 320 के जो टेबल में जो छोटे छोटे गुनाह है उसमें फाइन है और है, बोथ है। तो जो छोटी मोटी सजा है, चोरी का मैंने ले लिया, उसमें फाइन है,
बहुत है अप टू 6 मंथ है, और मैक्सिमम 3 इयर्स तक भी सजा जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें सजा क्या है। लेकिन सेशन कोर्ट में ऐसा आने का मामला बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन आप सेक्शन 401 रिवीजन पावर सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट यूज करते हैं, और कई बार ऐसे मैटर्स को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हाई कोर्ट को तो नेचुरली 482 सीआरपीसी में बहुत ही वाइड पावर्स है, जिसमें बहुत सारे डिसीजन लिए जा सकते हैं, और आप कुछ भी मतलब क्रिमिनल मैटर्स में नेगेटिव ही नहीं, पॉजिटिव रिलीफ के लिए भी जा सकते हैं। जैसे मैंने पिछले भी कुछ वीडियो में उदाहरण दिया था कि एक लड़की को कैश बिल नहीं मिल रहा था, तो हमने 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो 482 सीआरपीसी सिर्फ क्वैशिंग नहीं होता है, उसमें बहुत सारे रिलीफ है। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। तो लोअर कोर्ट के लिए 320 हम यूज करेंगे, लेकिन जब मैटर हायर कोर्ट में आता है तो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए 401 सीआरपीसी की भी आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। अब हम कुछ जजमेंट देखते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट मैं कहना चाहूंगी 1988 का महेश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये मैटर ऐसा था कि इसमें 307 आईपीसी था, जिसको हम फेमस भाषा में कह सकते हैं हाफ मर्डर कह सकते हैं। क्रिमिनल भाषा में जब हम बोलते हैं हाफ मर्डर की केस है ये, मतलब आदमी मरा नहीं। लेकिन ये केस बहुत ही डिफिकल्ट होता है किसी भी क्रिमिनल लॉयर के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति जिस पर आक्रमण हुआ, अत्याचार हुआ, जिस पर किसी वार किया गया, जिस पर मतलब कोई भी वेपन यूज किया गया, वो व्यक्ति सामने आकर कहता है कि मेरा मर्डर करने की कोशिश की गई, तो ऐसा व्यक्ति सामने आकर कहता है तो कोर्ट उसकी गवाही 100% मान लेता है, अनलेस अनटिल आप ऐसा कोई डिफेंस सामने लेके आते कि वो व्यक्ति झूठा बोल रहा है। तो ये केसेस बहुत ही डिफिकल्ट है हमको सेटलमेंट करना। ये केस में दो केस एंड क्रॉस केस था, महेश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1988 का केस है। आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, जस्टिस रे का केस है। इसमें केस एंड क्रॉस केस था। जो क्रॉस केस है उसमें ऑफेंसेस ऐसे थे कि कंपाउंड किए जा सकते हैं, लेकिन एक क्रॉस केस मतलब आमने सामने का केस था 307 आईपीसी था। उसमें प्रैक्टिसिंग लॉयर भी एक थे जो लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। मामला ऑफकोर्स हाई कोर्ट ने मना कर दिया, लोअर कोर्ट ने भी मना कर दिया कि 307 आईपीसी कोई भी कोर्ट नहीं सेटल करेगा, क्योंकि हाफ मर्डर है, बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। लेकिन जब ये मैटर सामना सुप्रीम कोर्ट में गया तो इस मैटर में इसमें सेटलमेंट अलाउड की गई। तो ऐसे कुछ उदाहरण है, लेकिन कोर्ट ने पेक्युलर सिचुएशन देख के, स्पेशल केस देखकर इसको सेटलमेंट अलाउ कर दी। नाउ इसके बाद एक ऐसा केस में हम जाएंगे जिसमें सेटलमेंट अलाउड नहीं की, जबकि अलाउड हो भी सकते थे। भाग्यवान दास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का केस है, पटियाला डिस्ट्रिक्ट का। आई एम सॉरी, दिस इज ये फिर भाग्यवान दास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, जस्टिस सुभाष रेड्डी का। ये 2019 का जजमेंट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। इसमें जो एक्यूज था वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, और वो एक डेवलपमेंट ऑफिसर था गवर्नमेंट की तरफ से, और वो गांव में छोटा मोटा जो लोन देते हैं, कुछ मदद देते हैं, तो एक लेडी को वो मदद दिला रहा था। उसकी सिग्नेचर ले ली, उसने पैसे विड्रॉ कर लिए, और उस लेडी को वो पैसे पहुंचे ही नहीं। तो जब वो पैसे नहीं पहुंचे, नेचुरली वो कंप्लेंट हुई, मामला कोर्ट में पहुंचा, और बहुत छोटी अमाउंट होने की वजह से सेटल हो गया विद इन 10,000 थी। लेकिन इसको कोर्ट ने अलाउ नहीं किया, हाई कोर्ट ने। वो उन्होंने ये कहा कि जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर ऐसी गलती की है, तो ये तो हम समाज में गलत निर्देश भेजेंगे या गलत संदेश भेजेंगे कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय गड़बड़ करेगा, और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि वो सेटलमेंट कर देंगे कंप्लेंट को, फिर उसको फुसला फुसला के। तो उन्होंने अलाउ नहीं किया था। मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में भी अलाउ नहीं किया गया। ऑफकोर्स उनको जितनी सजा हो गई थी, तो अप टू मतलब वो सजा देकर वो मैटर को खत्म कर दिया गया। अगर आप ये जजमेंट पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी कहना था कि नहीं नहीं, इसका सोशल इम्पैक्ट बहुत है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, आप कैसे ऐसा कर सकते हैं। ये एक केस था। नाउ वी गो टू नेक्स्ट केस, जो मैं जल्दी में बोल चुकी, पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट का। ये राजन गुप्ता जस्टिस है, उनका था जजमेंट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। इसमें भी जो कंप्लेनेंट है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल थे। इसमें दो गुटों में
कुछ झगड़ा हो गया और इन दोनों गुटों को पटियाला डिस्ट्रिक्ट से पुलिस स्टेशन बुलाया गया और आपस में समझौता करने की कोशिश की गई, जो नेचुरली पुलिस करती है, छोटा मोटा झगड़ा होता है। लेकिन वो झगड़ा आपस में उनका सेटल नहीं हुआ और वहां पर पुलिस स्टेशन में और ज्यादा झगड़ा हो गया और एक पार्टी ने, जो कि इसमें पिटिशनर है इस केस में और एक्यूज भी था और हाईकोर्ट के सामने वो पिटिशनर था, तो अमरीक सिंह वर्सेस, आप इसका लिख सकते हैं, अमरीक सिंह वर्सेस स्टेट। तो इसमें उन्होंने पुलिस ऑफिसर पे, जो हेड कांस्टेबल थे, उनका उन्होंने, वो यूनिफॉर्म में थे और आपको मालूम है कि अगर यूनिफॉर्म में कोई भी ये है तो आप उस पर हाथ उठाना, ये सरकारी मुलाजिम पर हाथ नहीं उठा सकते, उसके काम में भी आप अड़ंगा नहीं डाल सकते। उन्होंने उसकी कॉलर पकड़ ली। ऐसे समय में डिफिकल्टी ये हुई कि एफआईआर रजिस्टर हो गई। बाद में आपको वो दोनों गुटों में भी समझौता हो गया और हेड कांस्टेबल से भी विनती की गई कि प्लीज प्लीज आप मेरा केस ये कर दिए, मतलब रफा दफा कर दिए। मैटर पहुंचा पंजाब हाई कोर्ट में, लेकिन ये उन्होंने अलाउ नहीं किया। 2015 का केस है। बोला जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो हेड पुलिस कांस्टेबल है, क्या उन्होंने परमिशन ली अपने सीनियर से सॉरी कि ऐसा मैटर वो सेटल कर सकते हैं, नंबर वन। दूसरी बात, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए ऐसा काम नहीं कर सकते। वो फिरियादी होते हुए, देखिए आप भाग्यवान दास का केस देखेंगे तो उसमें वो एक्यूज थे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय पुलिस कांस्टेबल फिरियादी था, यानी वो कंप्लेनेंट था, तो भी कोर्ट ने अलाउ नहीं किया और कोर्ट ने कहा कि इसका सोशल इम्पैक्ट बहुत जाएगा। उल्टे कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम पुलिस, जहाँ जो एसपी थे पटियाला डिस्ट्रिक्ट के, उनको वहां पर उनको नोटिस भेज दी गई कि इसकी इंक्वायरी क्या की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए कि क्या इस व्यक्ति ने, जो पुलिस कांस्टेबल है, उन्होंने ऐसा सेटलमेंट आपस में कैसे कर लिया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या उन्होंने बड़ी अथॉरिटी से ऐसी परमिशन ली थी क्या। तो अब जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं तो परमिशन लेनी भी बहुत, सैंक्शन लेना भी बहुत जरूरी होता है, जो एक अलग विषय है सब्जेक्ट का, वो कभी हम उस पर भी लेक्चर करेंगे। तो ये भी ऐसा लेक्चर था, ऐसा ऐसे केस था जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप एक्यूज हो या फिर कंप्लेंट हो, आप सेटलमेंट नहीं कर सकते। नाउ एक केस जो मैंने महेश चंद का स्टार्टिंग में बताया कि 307 आईपीसी में, मतलब हाफ मर्डर कहते हुए भी, मतलब इतना संगीन जुर्म होते हुए भी कोर्ट ने अलाउ कर दिया। जस्टिस रे का जो एक जजमेंट है, पेकुलर केस, केस एंड क्रॉस केस, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट केस है कि कई बार ऐसे होता है कि आप क्वेश्चन में मुझसे पूछना चाहेंगे शायद कि क्या कुछ ऐसे केसेस है जो नॉन बेलेबल है, सीरियस ऑफेंसेस है, क्या वो सेटलमेंट हो ही नहीं सकते। तो एक उदाहरण दूंगी 498 आईपीसी का, ये भी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है और सीरियस भी है क्योंकि वुमेन पे अत्याचार किया गया है, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, जो अल्टीमेटली 90% केसेस सेटल होते हैं। तो 482 सीआरपीसी में आप हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन इसके बारे में टिप्पणी करना चाहूंगी यहाँ पर कि पार्लियामेंट में, राज्यसभा में मेरे ख्याल से ये 498 इंडियन पिनल कोड को, इसको बेलेबल बनाने के लिए और इसको कंपाउंडेबल बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। बेलेबल बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, इस पर बहुत बहस हो रही है। कंपाउंडेबल बनाने के लिए मैं अपनी अपनी पर्सनल टिप्पणी कहूंगी कि जब ये मैटर सेटल हो जाता है तो अगर लोअर कोर्ट्स को कंपाउंड की पावर दी गई तो हाई कोर्ट पे जो बर्डन होगा वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि जब भी 498 का केस सेटल होता है तो सारे लोग हाई कोर्ट की तरफ भागते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि हाई कोर्ट में इसकी बहुत रश होती है। हमारे पास एक कोविड से पहले केस था, वो सेटल हो गया था, लेकिन जब सेटलमेंट की बात चल रही और खत्म हो गई, जब हम कोर्ट में गए तब तक कोविड लग गया, तो एक साल वो मैटर रखड़ गया। तो अगर वो कंपाउंडेबल होता तो शायद हम लोअर कोर्ट में कहीं ना कहीं इसको कंपाउंड कर सकते थे। इसको एविडेंस लीड करके भी कंपाउंड किया जा सकता है लोअर कोर्ट में, लेकिन नॉर्मली सारे लोग हाई कोर्ट जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर बहुत जल्दी क्वेश्चनिंग की प्रोसीजर है और एक ही दिन में हो जाता है और 100% सारे चार्जेस ड्रॉप हो जाते हैं। कई बार ऐसे भी चार्जेस होते हैं जो कंपाउंडेबल नहीं होते हैं, या फिर ऐसे चार्जेस होते हैं कि जिसकी पावर मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं होती है, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट को ऐसे कंपाउंड का पावर 498 में नहीं है। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट आई वांट यू ऑल ऑफ इट नोट डाउन, नरिंदर सिंह। ये फेमस नरिंदर सिंह का केस जाना जाता है, नरिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये 2014 का केस है। इसमें गाइडलाइंस दी गई है कि कैसे केसेस में आप कंपाउंडिंग कर सकते हैं, भले वो 307 हो या फिर ऐसा केस है जो कंपाउंडिंग नहीं कर सकते आप, या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है, बहुत सीरियस है, फिर भी आप कर सकते हो। जब मैटर सिविल नेचर का हो
या फिर आपस में फैमिली मेंबर्स का हो, या फिर ऐसी छोटी-मोटी चीज़ होगी, आपस में इनका झगड़ा हो गया है और कुछ ऐसी बातें हो गई है कि केस एंड क्रॉस केस है आपस में, जैसे कि महेश चंद का केस बोला। तो नरिंदर सिंह की गाइडलाइंस पढ़ने भी आपको बहुत ज़रूरी है। मेनली इसमें सिविल नेचर का कहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा ऑफेंस होता है, कभी बिल्डर के अगेंस्ट होता है, उसमें धमकी भी लगा दी, वेपन भी बता दिया, चीटिंग भी बता दी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समय के साथ उन्होंने आपस में पैसे दे दिए, एक दूसरे से समझौता कर लिया, तो क्या ऐसे केसेस को चलने देना चाहिए? तो इन दोज केसेस द कोर्ट हेल्ड्स कि ये वेस्ट ऑफ प्रेशियस जुडिशियल टाइम होगा, क्योंकि अल्टीमेटली पार्टीज ने सेटल कर ली है, या आपस में उनका व्यवहार भी या ट्रांजेक्शन, मनी ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गया। तो नेचुरली जब आदमी मनी ट्रांजेक्शन, अगर समझो 40 लाख का केस, तो 40 लाख दे दिए, तो सामने वाला व्यक्ति कोर्ट में आकर वो प्रोसिक्यूशन की केस को सपोर्ट नहीं करेगा। तो ऐसे समय में बहुत ही डिफिकल्ट होगा कि वो केस प्रूव नहीं होने वाला। तो जुडिशियल प्रेशर्स टाइम ट्रायल चला के क्यों कोर्ट करेगा? तो कोर्ट भी सोचता है कि ऐसे मैटर को सेटल करने के लिए परमिशन दे देनी चाहिए। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि 482 सीआरपीसी में तो ये मैटर्स कई बार चलते हैं, लेकिन कभी कभी हाई कोर्ट मना कर देता है, लुकिंग एट द सोशल इम्पैक्ट ऑफ द मैटर्स। तो ऐसे समय मैटर्स हाई कोर्ट में भी जाते हैं। तो नरिंदर सिंह की गाइडलाइंस भी आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आज का सेशन 320 सीआरपीसी पे था, लेकिन क्रिमिनल प्रैक्टिस में ऐसा लॉयर, अगर हम किसी दो लोगों का समझौता करा सकते हैं, जहां जुर्म संगीन नहीं है, गुनाह संगीन नहीं है, छोटा मोटा झगड़ा है, या फिर सिविल नेचर का है, जहां पार्टीज आपस में सेटलमेंट पैसा लेन देन करके खत्म कर सकती है, उनको रिलीफ मिल सकता है, तो हमको एनकरेज करना चाहिए, हमको ना कि केस बढ़ाना चाहिए। तो यही ऐसे लॉयर का धर्म तो यही कहता है कि 320 सीआरपीसी को थोड़ा फॉलो किया जाए, नरिंदर सिंह का गाइडलाइंस भी देख लिया जाए। इसका कहीं ना कहीं हमें बहुत ही फायदा होगा। और इसका ऐसे लॉयर, अगर केस खत्म होगा, अगर हम किसी का केस खत्म कर लेते हैं, एक्सीडेंट केस है या फिर मनी ट्रांजेक्शन है, तो इसका फायदा हमको फ्यूचर में ये होगा कि हमको जो क्लाइंट, जो हमसे खुश, हमने हैप्पी क्लाइंट क्रिएट किया, वो दूसरा केस लेगा कि हाँ इन साहब ने हमारा मैटर सेटल करवा दिया। तो ऐसा लॉयर